प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के हम अपने इस वीडियो में कक्षा 10 की पुस्तक स्पर्श भाग 2 के प्रथम अध्याय बड़े भाई साहब के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने इसके पहले हिस्से का जिक्र किया था, उसके बारे में आपको समझाया था। आज हम इस वीडियो में इस पाठ के दूसरे भाग का आपको वर्णन करके बताएंगे, उसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। क्योंकि बड़ा पाठ है तो एक वीडियो में ये पूरा आ नहीं पाता या अपलोड नहीं हो पाता, इसलिए हमने इसके 2 वीडियो बनाए हैं। तो आइए इसका द्वितीय भाग जो है वो हम पढ़ते हैं। आज हम यहां से पढ़ेंगे। तो देखिए लिखा है, फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ। सालाना मतलब वार्षिक, एनुअल, इम्तिहान मतलब परीक्षा, एग्जाम की वार्षिक परीक्षा हुई और ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ। जो लेखक है वो कहते हैं कि भाग्य से मैं पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। दर्जा कहते हैं कक्षा को, अव्वल कहते हैं प्रथम आना, फर्स्ट आना, सबसे ऊपर रहना। मुझे खुद अचरज हुआ, अचरज मतलब हैरानी, मुझे अपने ऊपर हैरानी हुई। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था। प्राणांतक मतलब प्राण जाने तक, परिश्रम मतलब मेहनत, इतनी मेहनत की कि प्राण जाने को भी हो गई, मतलब खूब जोर लगा के काम करना। कोरस का एक एक शब्द चाट गए थे कि उनका जो सिलेबस था एक एक शब्द को चाट के एक एक शब्द याद किया है। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, कि रात को 10 बजे पढ़ते, भोर कहते हैं सुबह को, और सुबह 4 बजे उठ जाते पढ़ने के लिए। 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले, और सुबह 6 से 9:30 स्कूल टाइमिंग से पहले भी पढ़ते। मुद्रा कांतिहीन हो गई। कांतिहीन मतलब चमक रहित, कि उनका जो चेहरा है, उनके हाव भाव हैं, चमक रहित हो गई, इतनी मेहनत की उन्होंने। मगर बेचारे फेल हो गए। लेखक कहते हैं कि लेकिन फिर भी वो फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई, कि मैं अपने पास होने पे जितना खुश था, लेकिन भैया के फेल होने से मेरी खुशी आधी चली गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि की बात कौन टालेगी। विधि कहते हैं भाग्य, जो भाग्य में लिखा है उसको कौन टाल सकता है। भाई फेल हो गए और मैं फिर से क्लास में फर्स्ट आया। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया, यानी सिर्फ एक क्लास, वो 9th में थे और मैं 7th में पहुंच गया, सिर्फ 8 क्लास बीच में रह गई। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई। उदय मतलब होना, निकलना, पैदा होना। कुटिल मतलब टेढ़ी, खराब भावना, कि खराब विचार मेरे मन में आए। कैसे खराब विचार, कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, कि भाई साहब 1 साल और फेल हो गए तो मैं उनकी ही क्लास में पहुंच जाऊंगा। ये कहता है। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे, कि उनके पास क्या बेस होगा मेरा अपमान करने का, मुझे मेरा इंसल्ट करने का। फजीहत मतलब इंसल्ट। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला, कि मेरे मन में जो एक गलत ख्याल आया था मैंने उसको जबरदस्ती मन से निकाल दिया, मन में उस गलत विचार को नहीं रखा। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। हित मतलब लाभ, कि वो जो मुझे डांटते हैं उसमें मेरा ही तो फायदा है, मुझे ही तो पढ़ने के लिए बोलते हैं, उसका क्या फायदा होगा मेरे पढ़ने से। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है। कि मुझे इस वक्त मतलब इस समय अप्रिय लगता है। अप्रिय मतलब अच्छा ना लगना, कि मुझे बुरा लगता है जो मुझे डांटते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि शायद उनके उपदेशों का असर है, वो जो मुझे डांटते हैं उसका ही असर है। मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से, कि मैं फटाफट पास हो जाता हूँ। यदि भैया ना डांटे तो मैं ज़्यादा निरंकुश हो जाऊँगा, पढ़ाई नहीं करूँगा। तो शायद कहते हैं कि भैया की डांट का ही असर है कि मैं अच्छे से पढ़ पाता हूँ। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे, कि वो थोड़ा सा डाउन आ गए। अब मुझे उतना नहीं डांटते थे।
कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया, कि धैर्य से काम लिया। उनके पास मौका था डांटने का, लेकिन नहीं डांटते थे। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा। उन्होंने अपना राइट्स खो दिया डांटने का, क्योंकि वो बार बार फेल हो गए इतनी मेहनत करने के बावजूद, और मैं कम मेहनत में भी फर्स्ट आ रहा हूँ क्लास में, या रहा भी तो बहुत कम, कि उनके पास डांटने का अधिकार बचा भी तो बहुत कम बचा भी। मेरी स्वतंत्रता भी बढ़ी, कि मेरी आज़ादी बढ़ गई, मेरे ऊपर भाई का अंकुश कम हो गया। अब मैं और ज़्यादा खेलने में समय बिताने लगा। लेखक कहता है, मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। सहिष्णुता मतलब सहनशीलता, अनुचित मतलब गलत, कि भैया इतना सहन कर रहे थे, मुझे नहीं डांट रहे थे, मैं उसका गलत फायदा उठाने लगा। अब मैं उनसे कम डरने लगा, ज़्यादा खेल में समय देने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास हो ही जाऊंगा, कि मेरे मन में एक फैक्ट बैठ गया कि मैं तो कुछ भी करूँ पास हो जाऊंगा, कोई चिंता नहीं, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। तकदीर कहते हैं भाग्य को, किस्मत को, कि मेरे मन में एक ऐसी धारणा बैठ गई। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ, कि मैं भाई के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ता था वो भी मैंने पढ़ना बंद कर दिया। मुझे कनकोई उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया। कनकोई कहते हैं पतंग को, कि मेरे अंदर नया शौक आया कि मैं पतंग उड़ाने लगा, और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था, कि पूरा टाइम मैं पतंग उड़ाने में निकाल देता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था। अदब करना मतलब इज्जत करना, सम्मान करना, और उनकी नजर बचाकर कनकोई उड़ाता था। नजर बचाकर मतलब उनसे छिपकर, कि मैं उनसे छिपकर पतंग उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी, कि जो भी पतंग उड़ाने के लिए तैयारियां करनी होती, पतंग बनाना होता, वो सब हम छिप कर करते, ताकि भैया को कुछ भी खबर ना लगे। मैं भाई साहब को यह संदेह न करना देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है, कि मैं भाई को ऐसा एहसास नहीं होने दे रहा था, कि भले ही मैं उनका कम सम्मान कर रहा था, लेकिन मैं उनको ये एहसास नहीं होने दे रहा था। लेखक कहता है, एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकुआ लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। संध्या कहते हैं शाम को, कि एक दिन शाम के समय मैं हॉस्टल से दूर था और बेतहाशा मतलब बिना किसी होश के लगातार दौड़े जा रहा हूँ, किस लिए? मैंने पतंग लूटनी है। हॉस्टल से बहुत दूर निकल गया, आंखें आसमान की ओर थी, कि ऊपर देखता जा रहा था कि मुझे पतंग लूटना है, और मन आकाशगामी पथिक की ओर। आकाशगामी मतलब जो आकाश में जा रहा है, पथिक मतलब यात्री होता है, कि आकाश में जाने वाले यात्री की ओर। कौन था आकाश में जाने वाला यात्री? पतंग, जो मंद गति से झूमता पतंग की ओर चला आ रहा था। मंद गति मतलब धीमी स्पीड, कम स्पीड। पतंग मतलब नीचे गिरना, कि जो धीरे धीरे चल के नीचे गिरता आ रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो, कि वो पतंग ऐसा लग रहा था मानो वो कोई सोल है। आत्मा कहते हैं सोल को। अब वो स्वर्ग से निकली है, उसके मन में विरक्त आ गया है, संन्यास आ गया है। अब उसको स्वर्ग का मोह नहीं है, लालच नहीं है, बल्कि उसने नए संस्कार पा लिए हैं, नए गुण पा लिए हैं। ऐसा हमें लगा कि उसने संसार का मोह छोड़ दिया, उस आत्मा ने स्वर्ग का मोह छोड़ दिया और उसने विरक्ति पा ली, सन्यासी बन गई है। तो वो पतंग भी ऐसे ही, उसने आकाश में उड़ने का मोह छोड़ दिया, अब वो नीचे गिर रहा है। हम उसको लूटने के लिए दौड़ रहे हैं, आकाश में देख रहे हैं। लेकर कहता है, बालकों की पूरी सेना लक्के और झाड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी, कि पूरी सेना थी बच्चों की। बहुत सारे बच्चे थे उस पतंग को लूटने के लिए। किसी ने बांस लिया था, किसी ने झाड़ हाथ में लिया था, कौन पहले उसको झपटेगा।
किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी, किसी को पता नहीं था कौन आगे दौड़ रहा है कौन पीछे दौड़ रहा है, टकरा रहे थे हम, दौड़ रहे थे एक दूसरे के साथ। सभी मानव उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहां सब कुछ समतल है, न मोटर गाड़ी है, न ट्राम, न गाड़ियां। कि समतल मतलब होता है बराबर भूमि, सबको लग रहा था कि बराबर भूमि है और जिस पर कोई गाड़ी नहीं चल रही है, कोई ट्राम नहीं है, ट्राम ये गाड़ी का नाम है, और सब दौड़े जा रहे थे बस पतंग को लूटने के लिए। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, कि मेरी जो मुलाकात है वो भाई साहब से हो गई। मैं पतंग लूटने जा रहा था, सामने से भाई साहब आ रहे थे जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, उग्र मतलब थोड़ा गुस्से में, इन बाजारी लुंडों के साथ धेले के कंकोए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? बाजारी लुंडे, लुंडे कहते हैं लड़के को, बाजारी मतलब जो घुमंतु बाजारों में घूमते रहते हैं, इसका मतलब घुमंतु बच्चे। धेले मतलब जो बहुत सस्ते हैं, धेला एक पैसे का नाम है जो कम कीमत होती है उसकी, कि सस्ते। कनकोए मतलब पतंग, कि आप इन घूमते फिरते बच्चों के साथ इस सस्ती सी पतंग के लिए घूम रहे हो, कि आपको शर्म नहीं आती? भैया उसको डांट रहे हैं, तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो। नीची मतलब लोअर, जमात मतलब कक्षा, कि आप लोअर क्लास में नहीं हो, इस बात का भी आपको कोई लिहाज नहीं, कोई शर्म नहीं, बड़ी क्लास में हो गए हो अभी तो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो, कि मेरे से केवल 1 क्लास नीचे हो, इस बात का भी लिहाज नहीं करें आप। 8वीं में आ गए, बड़ी क्लास में आ गए। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। पोजीशन मतलब स्थिति, कि जिस स्थिति में आप पहुंच गए उसका तो ख्याल करो। 8वीं क्लास के बच्चे हो, कोई छोटे बच्चे नहीं हो। बाजारू लोगों के साथ, बाजारू लड़कों के साथ, घुमंतु बच्चों के साथ आप घूम रहे हो। खूब डांट पिलाई भैया ने उसको। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। भैया कहते हैं कि 8वीं क्लास पास ही नायब तहसीलदार लगते थे, एक जमाने में अफसर बन जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूँ, मिडलची मतलब जिन्होंने मिडिल क्लास पास किया, मिडिल मतलब 8, जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मैजिस्ट्रेट या सुपरिंटेंडेंट हैं, कि जो बड़े बड़े ऑफिसर बन गए हैं। मैं बहुतों को जानता हूँ जो केवल मिडिल क्लास पास हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। संपादक मतलब एडिटर न्यूज़पेपर का, कि बहुत सारे लीडर बन गए, नेता बन गए हैं, बहुत सारे एडिटर बन गए, वो सब 8वीं पास हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती उनकी मातहती में काम करते हैं, कि बहुत बड़े बड़े विद्वान उनके नीचे काम करते हैं, जबकि वो बड़े वाले जो अफसर हैं, नेता हैं, संपादक हैं, वो तो सिर्फ 8वीं पास हैं। और तुम उसी 8वीं दर्जे में आकर बाजारी लोगों के साथ कनकोए के लिए दौड़ रहे हो, कि आप 8वीं क्लास का इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हो। 8वीं क्लास वाले पहले लीडर थे, ऑफिसर्स थे, और आप उसी 8वीं में पहुंच गए हो, फिर भी पतंग उड़ा रहे हो। कैसी बात है ये? भैया डांट रहे हैं उसको। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है, कि आप बड़े कम अकल हो, बड़ा दुख लगता है मुझे। तुम जहीन हो, जहीन मतलब इंटेलिजेंट, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले, कि हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा ना करे। उस इंटेलिजेंसी का फायदा क्या है? तुम अपने दिल में समझते होंगे मैं भाई साहब से महज 1 दर्जा नीचे हूँ। महज मतलब केवल, कि आप मन में रखते हैं कि 1 क्लास नीचे हूँ। अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है। हक मतलब अधिकार। लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं, और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ, जमात मतलब कक्षा, और परीक्षकों का यही हाल है, तो निसंदेह, निसंदेह मतलब बिना किसी डाउट के, अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे। समकक्ष मतलब बराबर, मेरी क्लास में आ जाओगे, और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। खुदा मतलब भगवान। वो कहते हैं कि भले ही
मैं फेल होता जाऊँ, आप पास होते जाइए, मेरे से आगे निकल जाओ, मेरी क्लास में आ जाओ, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं आपसे 5 साल बड़ा हूँ, भगवान भी उस अंतर को नहीं मिटा सकता। मुझे आपको डांटने का पूरा हक है भैया, कहना चाहते हैं। मेरे पास ज़्यादा अनुभव है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया और जिंदगी का जो तजुर्बा है, तजुर्बा मतलब अनुभव, एक्सपीरियंस, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA, DPhil और DLit ही क्यों ना हो जाओ। ये बड़ी बड़ी डिग्रियों के नाम में पढ़ाई की, MA, DPhil, DLED, DLit कि भले ही कितनी भी पढ़ाई कर दो, लेकिन मैं तो बड़ा ही रहूँगा आपसे। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। किताबें पढ़ने से आप समझदार नहीं बनोगे, दुनिया का अनुभव आपको लेना पड़ेगा। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया, कि हमारी जो मम्मी है उसने कोई कक्षा पास नहीं की, और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, विद्या मतलब एजुकेशन, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। कि पिताजी भी 5-6 क्लास पढ़े हैं, माँ तो शायद बिल्कुल नहीं पढ़ी, लेकिन हम कितना भी पढ़ लें, उनके पास हमेशा राइट्स है हमें समझाने का। वो कहते हैं केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है। कि केवल उन्होंने हमें पैदा किया इसलिए नहीं, बल्कि उनके पास ज़्यादा अनुभव है, दुनिया का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए उनके पास अधिकार है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है, और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए, और आकाश में कितने नक्षत्र हैं मतलब ग्रह हैं, यह बातें चाहे उन्हें न मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। यानी भैया अब भी लेक्चर मार रहे हैं उसको, वो किसी भी तरीके से अपने लेक्चर का जो हक है वो नहीं छोड़ना चाहता। क्या कहता है, देर न करें, आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। देर मतलब देवता, ये भाग्य है। भाग्य ना करें कि मैं बीमार हो जाऊं तो आप हाथ पांव फूल जाएंगे, आपके पास अनुभव नहीं है कैसे मुझे टैकल करना है, कैसे मेरा इलाज करवाना है। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ नहीं सूझेगा। कि आप तार देना मतलब उसको मैसेज भेजना, कि आप दादा तक तो खबर भेज दोगे, बाकी आप कुछ नहीं कर पाओगे, वो कहता है। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार न दें, लेकिन कहते हैं कि इसी जगह पिताजी होते तो वो किसी को सूचना नहीं देते। तार मतलब सूचना देना। न घबराएं, न बदहवास हो, बदहवास मतलब होश गंवा देना। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे। मर्ज मतलब कि क्या समस्या है, क्या कठिनाई है, क्या बीमारी है, वो पहचानेंगे, उसका इलाज खुद से करने की कोशिश करेंगे पिताजी। उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। वो कहते हैं कि हमें अनुभव की कमी है, पिताजी पैसा हमें भेजते हैं, हम महीना भर उसको खर्च नहीं कर पाते, हमें दुनियादारी की समझ नहीं है, लेकिन पिताजी लोगों को है, वो कहना चाहता है। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं, यानी 20-22 दिन में ही खर्च कर देते हैं महीने वाला, और फिर पैसे पैसे के मोहताज हो जाते हैं। मोहताज मतलब गुलाम, कि फिर जो 7-8 दिन बचते हैं महीने के, हमें पैसे पैसे के लिए तरसना पड़ता है। नाश्ता बंद हो जाता है, यानी ब्रेकफास्ट नहीं मिलता। धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं, यानी जिस नाई ने हमारे बाल काटे थे उसको हम पैसे नहीं देते, धोबी ने कपड़े धोए थे, प्रेस आयरन किए थे, इस्त्री किए थे, उसको भी पैसे नहीं देते, उनसे चुप के जाते हैं, क्योंकि हमने महीने वाले पैसे तो 20-22 दिन में खर्च कर दिए, हमें अनुभव नहीं था, वो कहता है। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं, उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है। वो कहते हैं कि जितना आज हम 20-22 दिन में खर्च कर देते हैं, उतने पैसे में तो हमारे पिताजी ने बड़ी इज्जतदार जिंदगी जी है अपनी, उतने पैसे में तो बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी जिंदगी जी है, और कुटुंब का पालन भी किया है। कुटुंब मतलब परिवार, कि परिवार को पाला पोसा भी है।
जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे, कि उन्होंने इससे भी आधे पैसे में 9 आदमी के परिवार को बड़े अच्छे ढंग से चलाया, इज्जत भी कमाई। वो कहता है अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के। वो कहते हैं कि उन्होंने विदेशी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड से एमए किया है, इतने ज्ञान है उनके पास। 1000 रुपये पाते हैं, उनकी तनख्वाह भी 1000 रुपये है, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है, कि घर का प्रबंध कौन करता है, घर पे कौन मैनेज करता है, मैनेजमेंट, उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई, कि घर चलाने में हेडमास्टर साहब की डिग्री बेकार है, वो घर नहीं चला पाते अच्छे से, भले ही बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत तनख्वाह पाते हैं। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, इंतजाम मतलब प्रबंध, सामान लाना वगैरह, खर्च पूरा नहीं पड़ता था, कर्जदार रहते थे। कर्जदार मतलब उनके ऊपर पैसे चढ़े रहते थे, पैसे उधार लोगों से ले लेके घर का खर्च चलाते थे, कर्जा देना था उनको, ऋण देना था। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है, यानी जैसे माँ जी ने मैनेजमेंट स्टार्ट किया, उनके घर में पैसों की बचत होने लगी, कहने का भाव है। तो भाईजान, यह गुरूर दिल से निकाल डालो। गुरूर मतलब घमंड, अभिमान, कि तुम मेरे समीप आ गए हो, समीप मतलब मेरी क्लास के नजदीक पहुंच गए, और अब स्वतंत्र हो, कि अब आप आजाद हो। आजाद नहीं हो, मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओगे। मेरे देखते, कि जब तक मैं तुम्हें देख रहा हूं, बेराह यानी राह से अलग होना, राह कहते हैं रास्ते को, कि गलत रास्ते, बेराह का मतलब गलत रास्ता, कि आप गलत रास्ते पर नहीं चल पाओगे जब तक मैं हूं। अगर तुम यूं न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूं। भैया ने अभी उसको डांटा, ऐसे नहीं मानोगे तो ये मैं यूज करूंगा। मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है, कि बहुत कड़वी लग रही हैं आपको मेरी बातें। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। लेखक कहता है नतमस्तक होना, कि उनके आगे सरेंडर कर देना, उनके आगे सिर झुकाना नतमस्तक होता है। कि उन्होंने जो एक नई युक्ति अपनाई है, एक्सपीरियंस की, समाज के अनुभव की, कि मैं उनके सामने झुक गया, कि हाँ सच में आप ही बड़े हैं, आप ही सब कुछ जानते हैं, आप किसी भी तरीके से मुझे डांटने का अधिकार नहीं छोड़ना चाहते। लेखक ने स्वीकार कर लिया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ। लघुता मतलब छोटा होना, कि मुझे अपने छोटेपन का एहसास हुआ, कि मैं सच में उनसे हमेशा छोटा रहूँगा। भले मैं उनसे ज़्यादा पढ़ लूँ, बड़ी क्लास में हो जाऊँ, लेकिन मैं उनसे छोटा बना रहूँगा। और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, सजल मतलब जल सहित, रोती हुई आंखें, कि मेरी आंखों में आंसू थे। उनके साथ मैंने कहा हरगिज नहीं, कि बिल्कुल नहीं, मैं आपसे बड़ा हो ही नहीं सकता, आपको मुझे डांटने का अधिकार है। मैंने ये बोला उसको। आप जो कुछ फरमा रहे हैं, फरमाना मतलब बोलना, बताना, वह बिल्कुल सच है, और आपको उसके कहने का अधिकार है। कि मैंने भाई को बोला कि हाँ आप सही कह रहे हैं, आपको ये राइट है मुझे डांटने का, समझाने का, आप हमेशा बड़े रहेंगे, मैं भले ही क्लास में आपसे आगे निकल जाऊं, अगली क्लास में चला जाऊं। लेखक कहता है भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकोई उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, कि मैं आपको पतंग उड़ाने से मना नहीं करता, मेरा मन भी करता है कि मैं पतंग उड़ाऊं, लेकिन करूं क्या, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं, कि मैं खुद बेराह मतलब गलत रास्ते पर चलूं तो मैं कैसे आपकी सेफ्टी करूंगा। यह कर्तव्य भी तो मेरे से है। कर्तव्य मतलब ड्यूटी, की ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको सही रास्ते पर ले जाऊं। मैं ही गलत रास्ते पर चलूंगा तो आपको सही रास्ते पर कैसे लेकर के जाऊंगा। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकुआ हमारे ऊपर से गुजरा। संयोग मतलब लकली, भाग्य से। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था, कि खूब लड़के उसके पीछे दौड़ रहे थे। भाई साहब लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ने और बेतहासा हॉस्टल की ओर दौड़े। बेतहासा मतलब लगातार उन्होंने उछल के डोर पकड़ी बड़े भाई ने और भागे हॉस्टल की ओर। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था।
तो ये पूरा पाठ था हमारा बड़े भाई साहब, जिसमें लेखक ने ये दर्शाया है कि जहाँ जिस घर में 2-3 बच्चे होते हैं और उन बच्चों में जो बड़े से बच्चे होते हैं, छोटे से बड़े यानी, वो बच्चे अपना कैसे बचपना त्याग देते हैं अपने छोटे भाइयों के लिए मिसाल बनने के लिए, छोटे भाइयों के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने के लिए बहुत चीज़ों के साथ वो समझौता करते हैं। वो अपने बचपना उस ढंग से नहीं जी पाते जैसे दूसरे बच्चे जीते हैं, क्योंकि उनको अपने छोटे भाइयों के लिए उदाहरण बनना होता है, उनके लिए आदर्श बनना होता है, तो बहुत सारी चीज़ों से उनको समझौता करना पड़ता है। तो ये पूरा पाठ था, आशा है आपको समझ आएगा और मेरा निवेदन है इस पूरे पाठ को समझने के लिए आप इसके दोनों वीडियो देखिएगा। धन्यवाद।